हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का 200 के लगभग प्रश्न हैं। एमसीक्यू है, नॉन स्टॉप चलेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और तमाम जो भी एग्जामिनेशंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव, उन सब में बहुत काम आने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए। और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोर्स लिया हुआ है कोई कोर्स, तो उनको मिल जाएगा। तो फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, देखिए अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग लेंगे। जैसे राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, वायरस बीमारी से रिलेटेड कंटेंट है, नई नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है, आर्थिक में लेंगे, बजट भी, केंद्र और राज्यों को भी बजट बताएंगे, डिफेंस से रिलेटेड, सैन्याभ्यास से रिलेटेड, इवेंट यानी आयोजन, घटना दुर्घटना वो जो हुई है, स्पोर्ट्स महत्वपूर्ण है, अवार्ड जो इस दौरान मिले हैं तमाम अवार्ड, इंडेक्स सूचकांक है, साइंस एंड रिसर्च पर भी चर्चा करेंगे, योजना केंद्र और राज्य की दोनों की वो भी चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, विदेश से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं, पुस्तक लेखक है, निधन है इंपॉर्टेंट लोगों के, जीआई टैग है और दिवस है। मतलब कि टोटल का टोटल कंटेंट आपको मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो लगातार बने रहिए और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। तो सबसे पहले राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 के तमाम करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण मंथली। भारत के किन दो राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाएं निलंबित कर दी, सस्पेंड कर दी? आंसर का कर्नाटक और महाराष्ट्र। बताया जाता है कि कर्नाटक से एक बस पहुंची थी महाराष्ट्र और उसके ड्राइवर को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सका था। और ऐसा ही व्यवहार महाराष्ट्र के बस ड्राइवर के साथ कर्नाटक में हुआ, जो कन्नड़ नहीं बोल पाया ड्राइवर, केवल मराठी बोल पा रहा था, तो इसलिए उसकी पिटाई हो गई थी। तो इसी के बाद जो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से ये हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है बस, ठीक है। और वहाँ क्या है ना, ये कर्नाटका हो गया और इधर ये महाराष्ट्र है, दोनों में सीमा विवाद भी है पिछले लंबे समय से। भाषा को लेकर दोनों कहते हैं कि ये आपका इलाका मेरा है होना चाहिए था और वो कहता है कि उसका इलाका मेरा होना चाहिए, ठीक है। भाषा क्योंकि बोलने वाले कुछ कन्नड़ महाराष्ट्र के इलाके में है और कुछ मराठी बोलने वाले ये कर्नाटक के क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया, राजधानी है बेंगलुरु। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस, और राजधानी है मुंबई और नागपुर। क्वेश्चन होगा, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? आंसर होगा मणिपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे ना, एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर 13 फरवरी को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और आपको पता है कि मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पर जातीय हिंसा चल रही है और एन बीरेन सिंह इसको निपटने में नाकाम रहे हैं, ठीक है। तो देश में सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो मणिपुर में लगाया गया है, 11वीं बार मणिपुर में लगाया गया है। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ कहाँ लगे हैं, उस लिस्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले मणिपुर है 11 बार, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है 10 बार, फिर पंजाब है 9 बार, जम्मू कश्मीर में है 9 बार, बिहार में 8 बार, पुदुचेरी में 7 बार, ये सब राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, ठीक है। तो ये तो कितनी बार का है, ये मणिपुर में सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर बात हो कि सबसे लंबे समय, मतलब टोटल जो अवधि रहा है, कई बार जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा समय तक तो ये है जम्मू कश्मीर में 12 वर्ष 9 महीने टोटल काउंट होते हैं, फिर पंजाब में है 10 वर्ष 7 महीने, फिर उत्तर प्रदेश में है 4 साल 7 महीने, फिर मणिपुर में है 4 साल 1 महीने, ठीक है। ये टोटल ड्यूरेशन का है। लेकिन अगर सवाल हो कि कितने सबसे ज़्यादा बार, तो वो है मणिपुर नंबर 1 है, ओके। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अच्छा, सबसे लंबी अवधि की अगर बात होगी ना कि एक ही बार में सबसे ज़्यादा टाइम तक, तो वो है जम्मू कश्मीर। जुलाई 1990 से अक्टूबर 1996 तक, ये 6 साल 264 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा, ओके। फिर उसके बाद भी स्थान जम्मू कश्मीर का ही है, जो अभी पिछले साल तक लागू था, 4 साल 348 दिन। फिर पंजाब पुदुचेरी का स्थान आता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ओके, मणिपुर के अभी गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, वहाँ राष्ट्रपति शासन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम बताएं। आंसर को उत्तर प्रदेश। देखिए, विधानसभाओं में अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वहाँ अनुवाद अलग अलग भाषाओं में, वो बोलियों में वो हो सकेगा, जिससे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी, इन सब में ट्रांसलेशन सुनने को मिलेगा जो भी वहाँ सदस्य हैं उनको। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की? तो आंसर होगा 6 और हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, तो इन सब का ऐलान किया गया। कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, इन सब में। ओके, देखिए, अब तक 11 भाषाओं में अनुवाद की सेवाएं दी जा रही थी। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु। लेकिन अब जो टोटल जो है ना, अब संख्या हो गई है 18। लेकिन अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में देखेंगे कितनी भाषाएं, तो 17 भाषाएं, यानी अंग्रेजी तो नहीं है उसमें। तो इस तरह से 17, संविधान की 8वीं अनुसूची की 17 भाषाओं को यहाँ ट्रांसलेट किया जा रहा है संसद में। ठीक है, जो भाषण देते हैं ना तमाम सांसद, तो उसका ट्रांसलेशन वो आप सुन सकते हैं वहाँ पर। यानी जो सांसद है वो देखते होंगे, उन लोगों ने हेडफोन लगाया हुआ होता है, तो अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला प्रश्न लेंगे हम। वैसे संविधान में जो ना ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं, लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। तो यह बिल किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? आंसर होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये रिप्लेस कर देगा। तो निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को ये बिल पेश किया था और ये 6 दशक पुराना, लगभग 60 वर्ष पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, तो उसको जो उसकी जगह लेगा। ये कुछ बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें यह है कि टोटल धाराएं 298 थी, अब जो है ना वो 536 धाराएं हो गई हैं। पहले पिछले वर्ष का उपयोग किया था फाइनेंशियल ईयर को लेकर, पिछले फाइनेंशियल ईयर, अब कर वर्ष टैक्स ईयर के रूप में कहा जाएगा। 14 अनुसूचियाँ थी, अब 16 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 41 अध्याय थे, अब 23 अध्याय हो गए। पेज कुछ कम किया गया। ठीक है, अच्छा, आप कहेंगे कि ये कानून क्यों बदला जा रहा है? देखिए, इससे ना सरकार को बहुत आसानी होती है। क्या आसानी होती है? तो भी कानून है, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं और मानवाधिकार और बहुत सारे जो संविधान में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं ना, तो उसके आधार पर अलग अलग कानूनों की व्याख्या करके बहुत सारे नए आदेश होते हैं कि ये नहीं करना, ये करना। तो नया कानून बना देने से क्या होता है, वो सब साइडलाइन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा, असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा इसका डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। तो वहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ये ऐलान किया है और ये 2027 तक ये दूसरी राजधानी वहाँ बन जाएगी। अभी असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग वायरस और बीमारी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फरवरी 2025 में, उन सब को लेंगे। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स मैराथन आपके लिए, और इसका पीडीएफ जो है ना वो मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको मिल जाएगा ये। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ कई तरीके से है, 1 लाइनर है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू नोट्स भी मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए किन्हें नामित किया है? आंसर का उपरोक्त सभी। कौन कौन है? टोटल 10 लोग हैं, ये सभी लोग। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, एक्टर मोहनलाल, एक्टर निरहुआ, खिलाड़ी मनु भाकर, खिलाड़ी मीराबाई चानू, नंदन नीलेकणी जो कि यूआईडीएआई के रह चुके हैं शुरुआत में और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, एक्टर आर माधवन हो गए, गायिका श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति परोपकारी। ठीक है, नारायण मूर्ति की पत्नी, और एमपी भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि ये लोग मोटापे के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना मैसेज देंगे।
ये मैसेज दिया जाए कि भोजन में खाद्य तेलों की खपत को कम किया जाए। अगर 10% की कमी की जाए तो इससे स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रह सकता है। ठीक है। एक और बात है कि एडिबल ऑयल जो है ना, जो खाने का तेल है, उसका आयात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर लोग 10% खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो इससे हमारा जो इंपोर्ट कंजम्पशन है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा लोड कम होगा। ऑन्कोसेरसियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा नाइजर। नाइजर ने ये ख़त्म किया है। ओके, दुनिया का ये ऐसा 5वां देश है और अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ठीक है। इससे पहले जो है ना वो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये सब ने ख़त्म किया था। और अब नाइजर जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है, तो वहाँ उसने भी ये ख़त्म किया। ये क्या बीमारी है? ये जो है ना वो एक काली मक्खी के काटने से फैलता है, जो कि उसमें एक परजीवी होता है, कृमि, सिमुलियम जीनस होता है। ठीक है। और ये मक्खियाँ नदियों के आसपास रहती हैं, इसलिए इस बीमारी को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि आँख और त्वचा में बहुत इफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। नाइजर को भी देख लेते हैं मैप के ज़रिए। ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर? अफ्रीका की ओर। ठीक है। ये विशालकाय अफ्रीका है, और इसी में जो आप अभी देख रहे हैं रेड कलर में, ये है नाइजर। ये लैंड लॉक्ड देश है, नाइजीरिया नहीं है, ये नाइजर है। ठीक है। और इसकी सीमा जो है वो किस किस से? लीबिया, चाड, नाइजर, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, इन सब से लगती है। ओके। यहाँ की राजधानी है नियामे। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो गया था 2023 में, जुलाई 2023 में। तो अभी वहाँ सेना की सत्ता है। क्वेश्चन होगा, WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामले और मौत में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? इसका आंसर होगा 85% तक इतना बढ़ जाएगा। WHO का जो दक्षिण एशिया रीजन है ना, उसमें ये बताया गया है। देखिए 2022 में इस क्षेत्र में कैंसर के 24 लाख नए मामले सामने आए थे, और उनमें बच्चों में 56,000 थे। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो आगे आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ने वाली है। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन कौन से आता है WHO के? तो बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और अब बात करेंगे नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फरवरी में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सब की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर होगा रेखा गुप्ता। तो 20 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल हैं वहाँ के विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने शपथ दिलाई है, और दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात हो कि कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री है, तो 4थी महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। ठीक है। उसके बाद फिर शीला दीक्षित बनी। महिला मुख्यमंत्री की बात करें, फिर आतिशी आम आदमी पार्टी से, ये तो शीला दीक्षित कांग्रेस से, और ये बीजेपी से सुषमा स्वराज, और अब फिर बीजेपी से रेखा गुप्ता जो है ना वो मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वक्त के लिए बढ़ाया? आंसर का 1 साल के लिए। ठीक है। तो फरवरी 2023 में उनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब 1 साल और, यानी वो 2026 तक वो रहेंगे। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पदेन अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। किसकी जगह ली है उन्होंने? तो राजीव कुमार की जगह ली है, और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो जो नया कानून है ना चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, तो उसमें ये नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ओके। अच्छा, 2 और चुनाव आयुक्त हैं, तो कौन कौन है? तो एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। ठीक है। तो 3 लोगों का होता है आयोग, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा बात बताऊं कि इनको जो नियुक्ति
दी गई है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक कमेटी ने दी है, और इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह थे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। ठीक है, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है इनकी नियुक्ति को लेकर। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनका ये कहना था कि मामला अभी इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो तब तक के लिए रोका जाए, लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं नहीं हम तो नियुक्त करेंगे, और फिर बहुमत से यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर अपने बहुमत से इनके अपॉइंटमेंट की बात कह दी। फिर राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त कर दिया। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जो कि सिलेक्ट करती है कि कौन हो सकता है। ओके, तो ये हैं ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन होगा हिसाशी तेकुची, उनको किस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त कर दिया गया है? आंसर का मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है फिर से एक बार और। ठीक है, 3 साल के लिए। और अब बात करते हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हुई है फरवरी 2025 में, उन सब के बारे में, और इसमें केंद्र और राज्य के बजट भी बताएंगे। और अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। और इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वो पीडीएफ आपको मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। आईएसपीसीएस में यूपीएससी, पीसीएस इन सब के लेवल के कंटेंट होते हैं, और बेसिक मेंबरशिप प्लान में रेलवे, टीचर, एसएससी, पुलिस इन सब के लेवल का होता है। और इस मेंबरशिप प्लान में खासियत ये है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है आपकी, और उसमें पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ देते हैं, और आपके एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग। तो ओके, तो आपके बहुत काम आने वाला है, देख सकते हैं आप। और ये पीडीएफ ऐसा वैसा नहीं होता है, 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है डिटेल में। तो केंद्रीय बजट से रिलेटेड प्रश्न होगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 50.65 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये बजट रखा। लगातार 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। तो एक बार आय का लक्ष्य देख लेते हैं, 50.65 लाख करोड़ रुपए है, और उसमें रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो है 34.2 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल रिसिप्ट है 16.44 लाख रुपए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना, उसका मतलब ये हुआ कि राजस्व प्राप्तियाँ मतलब टैक्स से ये सब प्राप्त हो रही है। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर हो गया जो सरकार की कुछ इंडस्ट्री है जो फ़ायदा कमा के दे रही है, और इसके अलावा जो सरकार लोन ले रही है वो है बड़ी बात। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे इनकम के, अच्छा इनकम जो है वो कहाँ कहाँ के स्रोत क्या क्या है, तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग है एंड अदर लायबिलिटीज़ है, मतलब सरकार लोन ले रही है और कुछ और लायबिलिटीज़ को लेकर, तो 24% है। फिर इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, और 4% कस्टम और नॉन डेट रिसिप्ट से भी कुछ रकम ये आ रही है। अब बात करते हैं खर्चे का, तो खर्चा आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया 50.65 लाख करोड़ रुपए है। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, यानी राजस्व जो खर्चा है वो है 39.44 लाख करोड़ रुपए, और इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12.76 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें मतलब हो गया कि जो सैलरी बांटी जा रही है, इसके अलावा जो सरकार के अपने निजी खर्चे हैं और जो सरकार ने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11.21 लाख करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर हुआ कि कुछ विकास से रिलेटेड, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड सरकार खर्चा करने वाली है, उसको लेकर ये खर्च है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो टैक्स का जो स्टेट शेयर है वो दिया जा रहा है 22%। स्टेट शेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे जीएसटी होता है ना, उसमें आधा हिस्सा राज्य को मिलता है और आधा केंद्र को मिलता है। ठीक है, जिस राज्य में आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसका आधा राज्य को जाएगा, आधा केंद्र सरकार को जाता है, तो 22% है। 20% जो है ना, जो सरकार ने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार। 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्चा होगा, जो योजनाएं हैं। 8% फाइनेंस कमीशन को दिया जाएगा और वो राज्यों को ज़रूरत के मुताबिक फंड एलोकेट करवाएगा।
8% डिफेंस पर खर्चा किया जाएगा, रक्षा पर। 8% सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड योजनाएं है, स्कीम है, उस पर। 6% सब्सिडी में खर्च होगा, 4% पेंशन में, और 8% अदर्स में ये खर्चा होने जा रहा है टोटल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? आंसर होगा 4.4%। रुपए में अगर इसको कहेंगे आंकड़े को तो 15.68 लाख करोड़ रुपए ये होता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो राजकोषीय घाटा था 4.8% ये था। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो बताया गया है इसमें, और सरकार इसकी भरपाई लोन या उधार लेकर करती है। फिस्कल डिफिसिट को आसान भाषा में कैसे कहेंगे हम? देखिए, शुद्ध आय और खर्च का अंतर, मतलब कि जो आय कम हुई लेकिन खर्चा ज़्यादा हुआ, तो अब खर्चा को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? लोन लिया गया, और पुराने जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ा। तो ये लोन वाला जो सिस्टम है उसको हटाकर एक्चुअल में कितना इनकम हुआ और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ लोन को हटाकर, तो वो उसी को हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। मतलब कि आय कम, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है? आंसर का 6.81 लाख करोड़ रुपए ये है। और इसको थोड़ा और डिटेल बात कर लें। इस बार जो है ना, डिफेंस को कुल बजट का 13.45% हिस्सा मिला है, और पिछले साल ये हिस्सा करीब 12.9% था। डिफेंस सेक्टर को ये पेंशन सहित कह रहा हूँ मैं, अगर पेंशन को हटा देंगे तो फिर ये कम हो जाता है। पेंशन को अगर हटा देंगे ना तो 5.2 लाख करोड़ रुपए होता है टोटल। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें रहीं। अब देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनको क्या आवंटित किया गया। जैसे डिफेंस को 6.81 लाख करोड़ रुपए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को आप देख रहे हैं 2.87 लाख करोड़ रुपए, रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए, होम अफेयर्स को 2.33 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स को 2.15 लाख करोड़ रुपए है। फिर रूरल डेवलपमेंट है। इस तरह से सबका डिटेल भी मैंने दे दिया है, और ये पूरा पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। ये एक एक जो डेटा है ना, वो सारे के सारे डेटा मैंने वहाँ पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप, ये तो मंत्रालय के अनुसार हो गया, अगर आप क्षेत्र के अनुसार देखेंगे, जैसे शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शिक्षा में आपका कुछ और भी चीज़ें आ गई, तो उस तरह से अगर देखेंगे तो डिफेंस पर ये 4,91,000 रुपये होते हैं अगर डिफेंस के देखेंगे, क्योंकि पेंशन दे दिया गया तो वो कुछ अलग हो गया, वो दूसरे हिस्से में चला गया। ओके, तो ग्रामीण विकास में 2.66 लाख करोड़ रुपए, ये प्रमुख मद हो गया, और ये एग्जैक्ट मंत्रालय हो गए। ठीक है, इसको आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यूनियन बजट का मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है करंट अफेयर्स का, वो भी आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्रवार आंकड़ा है ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ मंत्रालय के एक दूसरे के काम को जोड़ा और घटा दिया गया है, इसलिए मंत्रालय से अलग ये आंकड़े देख रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या था? थीम आंसर का सबका विकास। ठीक है, सबका विकास, और कुछ खास जिक्र भी उन्होंने किया, व्यापक सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया। क्या? 6 सिद्धांतों के बारे में। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले जो किसान हैं वो। तो ये व्यापक सिद्धांत ये भी वहाँ बताए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। 2 तरह के रिजीम है, एक पुराना टैक्स स्लैब है, एक नया टैक्स स्लैब है। तो नए टैक्स स्लैब में क्या किया गया है कि 12 लाख तक के, यानी 12 लाख तक के जो इनकम हो रहे हैं ना, उस पर सरकार ये छूट दे रही है। तो मतलब एग्जैक्ट ये हुआ कि नए इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सरकार को छूट दे रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य को मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है? किस राज्य में? आंसर का बिहार। बिहार के मखाने को जीआई टैग भी मिला हुआ है। बिहार के 10 जिलों में मखाने होते हैं, इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी,
दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब शामिल हैं। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर किसान इससे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 2025-26 में बिहार के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं उस वक्त के लिए। आंसर का उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में क्या है? मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। 3 एयरपोर्ट की बात है जिसमें पटना का विस्तार किया जाएगा, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अभी जगह तय नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर भी काम किया जाएगा ताकि बाढ़ से बचाव हो सके और बिजली भी जो है ना उत्पादन हो सके। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टॉप 10 जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसके लिए जो आवंटन किया गया है वो देख लेते हैं। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 1.7 लाख करोड़ रुपए, यूरिया सब्सिडी पर 1.19 लाख करोड़ रुपए, सड़क निर्माण पर 1.6 लाख करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़ रुपए, किसान सम्मान निधि पर 63,500 करोड़ रुपए, आवास योजना पर 54,800 करोड़ रुपए, एयरक्राफ्ट और यूरो इंजन के डेवलपमेंट के लिए उस पर काम करने के लिए 48,600 करोड़ रुपए, और चल स्टॉक रेलवे को लेकर वो जो है ना वो 45,500 करोड़ रुपए ये खर्चा करने का प्लान बनाया गया है। कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं, कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है, जैसे महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। ठीक है, युवाओं के लिए भी बताया गया है कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा और 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में सीटें बढ़ाई जाएंगी बड़े पैमाने पर। ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। किसानों के लिए भी बात हुई है, कहा गया, ऐलान किया गया है कि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना उसको लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की जो लिमिट है 3 लाख उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। डेयरी, मछली पालन, इन सब के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों पर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का एक मिशन लागू किया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये पूरा प्लान बनाया जाएगा। ये सब बातें हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए है कि देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन हो किया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। स्किल सेंटर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेंटर भी बनाए जाएंगे। ओके, और क्या है, स्वास्थ्य को लेकर बताया गया है कि 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी नहीं लगेगा। और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में 200 मतलब सभी जिलों में जो है ना वो 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे कैंसर को लेकर, ताकि कीमोथेरेपी वगैरह दी जा सके। इसके अलावा और भी बातें कही गई हैं कि आपके डे केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आ सकें। ठीक है, और क्या बातें हुई हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों के लिए भी बात हुई है कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी जो फूड डिलीवरी करने वाले हैं, कैब चलाने वाले हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले हैं, तो उन सबको आई कार्ड दिए जाएंगे। उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं इनको दी जाएंगी। ठीक है, एक और बात है कि देश को खिलौना हब बनाया जाएगा और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा ताकि खिलौनों को लेकर इंपोर्ट ना करना पड़े, हम एक्सपोर्ट करें खिलौनों को लेकर। ठीक है, कई सारी चीज़ें की गई हैं। जनजातीय विकास के लिए भी किया गया है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष ग्राम अभियान जो है ना उसका बजट भी बढ़ाया गया है। तो ये सब चीज़ें नई घोषणाएं जो है वो है। और इसके अलावा जैसे बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? आंसर होगा भूटान। भूटान को ना
2150 करोड़ रुपए ग्रांट दिया जा रहा है और इसमें लोन भी है 375 करोड़ रुपए का लोन भी है। ओके, और अब देख लेते हैं कि विदेशों को, मतलब भारत जो है ना 1 दर्जन से ज़्यादा देशों को आर्थिक मदद करता है अपने बजट प्रावधान के जरिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ना भूटान है, 2150 करोड़ रुपए ये दिया जा रहा है। और अलग अलग देश हैं, जैसे उसका नेपाल है, लेकिन अलग अलग देशों को देख लेते हैं। पड़ोसी देशों का मतलब जैसे अफगानिस्तान है 100 करोड़ रुपए, बांग्लादेश 120 करोड़ रुपए, नेपाल 700 करोड़ रुपए, श्रीलंका को 300 करोड़ रुपए, मालदीव 600 करोड़ रुपए, म्यांमार 350 करोड़ रुपए, मंगोलिया 5 करोड़ रुपए, अफ्रीकी देश कई सारे, तो उनमें बटेगा ये 125 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए यूरेशियन देशों को, लैटिन अमेरिकी देशों को 60 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से ये जो है ना प्रावधान ये तमाम किए गए हैं। मॉरिशस से 500 करोड़ रुपए ये सब खर्चा किया जाएगा इनको। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है। आंसर का 8.08 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 8.08 लाख करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 20 फरवरी को ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश किया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो खर्चे का तो ये देख रहे हैं। इनकम कितना होने वाला है? इनकम होने वाला है 7.79 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे अंतर क्यों है भाई? तो सरकार का कहना है कि कुछ रकम जो है ना पिछले साल का बचा हुआ है अधिशेष, तो वो जोड़ के पूरा हो जाएगा काम। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना वो 6.62 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टैक्स से या केंद्र सरकार से सहायता वगैरह उन सब से ये मिल रहा है। और फिर कैपिटल रिसिप्ट जो है ना 1.1 लाख करोड़ रुपए है। तो ये इसका क्या मतलब है? ये लोन लिया जा रहा है या फिर कुछ ऐसी संपत्ति से इनकम आ रहा है जो उद्योग वगैरह में कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है 1.13 लाख करोड़ रुपए तो लोन ले रही है सरकार उत्तर प्रदेश की, और कुछ आम जनता को भी और इंडस्ट्री को लोन जो दिया गया था उसमें से वसूली हो रही है 3,242 करोड़ रुपए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा, मतलब कहाँ कहाँ से कितना इनकम आ रहा है, तो वो देखिए। कर राजस्व जो है वो 37.4% इनकम हो रहा है टोटल का। केंद्रीय कर यानी जो सरकार का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो वो 32.4%। फिर सार्वजनिक कर्ज लिया जा रहा है 14.4%। केंद्रीय अनुदान केंद्र सरकार से मिलेगा तो 11.1%। फिर गैर राजस्व मतलब गैर कर राजस्व कहिए 3.1% है। ठीक है, अन्य 1.6%। तो ये है इनकम कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम खर्चे का देखेंगे तो खर्चा मैंने बताया था आपको शुरू में 8.08 लाख करोड़ रुपए है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो कितना है? तो 5.83 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार सैलरी बांट रही है, पेंशन बांट रही है, या खुद के खर्चे भी है बहुत सारे, तो वो है। अच्छा, पूंजीगत जो खर्च है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 2.25 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट कार्य, लोगों को लोन देने में, ये सब में खर्चा होगा। ओके, या लोन के मतलब लोन लोगों को दिया जा रहा है, कुछ विकास कार्य हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, उस पर खर्चा होगा। ठीक है, इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा। तो पूंजीगत खर्च यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काफ़ी ज़्यादा है 20.4%। फिर जो कर्जा लिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो भी चुकाना है और ब्याज चुकाना है, तो 14.3%। सैलरी पर खर्चा हो रहा है 22.2%। पेंशन पर 11.2%, सहायता अनुदान पर 6.4%, सब्सिडी पर 4.3%। स्थानीय निकायों को यानी नगर निगम, नगर पंचायत, इन सबको जो अंशदान दिया जा रहा है 3.3%। कर्जा का चुकाया भी जा रहा है तो वो 1.1%। और अन्य व्यय है तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बजट के बहुत डेप्थ में अगर जानना चाहते हैं ना तो उसका मैं एक काम करूँगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर का लक्ष्य क्या रखा है? आंसर होगा 11.85%। ठीक है, जीएसडीपी का है मतलब उस राज्य में जो एक साल में, एक अवधि में जो जितने भी उत्पादित वस्तु है, सेवा है, उन सब को कैलकुलेट करेंगे तो जीएसडीपी निकलता है। तो जीएसडीपी जो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो 2024-25 में
जीएसडीपी वो अनुमान है कि 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, 25-26 में अनुमानित ये है कि 30.54 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विकास दर जो है वो 11.85% होने का अनुमान है। जीएसडीपी विकास दर, जैसे जीडीपी देश के स्तर पर कहते हैं, इस तरह से जीएसडीपी राज्य के स्तर पर होगा। और इसी समय में मतलब अगर हम देखेंगे कि 2023-24 में जो भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% थी, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी विकास दर था वो 11.6% था, मतलब कि बेहतर हुआ है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में ना प्रति व्यक्ति जो आय है 2016-17 में 52,671 रुपये थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपये ये करंट प्राइस पर ये हो गया है। ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये वाला जो राज्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2026 तक राज्य का कर्जा कितना होने का अनुमान लगा है, जो पिछले 10 वर्षों का 3 गुना होने वाला है। आंसर होगा 9.03 लाख करोड़ रुपए। इतना कर्ज है उत्तर प्रदेश सरकार पर। ठीक है, तो ये कर्ज इतना बड़ा जो है वो अनुमान है। प्रति व्यक्ति अगर कर्जा देखेंगे तो 36,000 रुपये है प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? आंसर होगा 2.97%। ठीक है, 2.97% ये होगा। और रुपए में ये अगर घाटा देखेंगे तो 91,399 करोड़ रुपए के आसपास ये अनुमानित ये है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रमुख विभागों को जो कितनी रकम दी गई है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्चा करने वाली है सरकार, 1.06 लाख करोड़ रुपए। फिर ऊर्जा पर खर्चा होगा 61,070 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर स्वास्थ्य पर खर्चा होगा 50,550 करोड़ रुपीज़। फिर लोक निर्माण विभाग को वो 36,855। फिर पुलिस है, फिर निमामी गंगे है और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की आप ये लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, आर्थिक परियोजनाओं के लिए जो बजट आवंटन किया गया है, तो इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। और उन सब की लिस्ट भी यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र को जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण होगा। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से ये सब जो है ना वो 4 नए एक्सप्रेसवे की बात इस बार बजट में की गई है। कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनकी घोषणाओं के बारे में बात कर लें तो आप देखिए कि जो 12th में अच्छे नंबर लाएंगे उनको स्कूटी मिलेगी, छात्राओं को खास तौर पे। ठीक है, सीबीएसई के स्टूडेंट को भी मिलेगा, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को भी मिलेगा। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो है कोचिंग खोली जाएगी। किसानों को छुट्टा मवेशियों से राहत दिलाई जाएगी और इसके लिए रख रखाव के लिए मवेशियों को छुट्टा जो मवेशी हैं उनको एक जगह रखने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ये सब थी। प्रश्न होगा यहाँ पर कि आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 2025 में, तो उसमें रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25 कर दिया है। आंसर होगा 6.25 का एक क्या आंसर होगा इसका, तो 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ इसे 1% में 100 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिस पॉइंट एक आकार मान लिया जाता है। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा कि 0.25% जो है ना वो ब्याज में कमी की गई है, ब्याज दर में। तो ये है रेपो रेट में। ठीक है, इससे पहले आरबीआई जो है वो दिसंबर 2024 तक
11वीं बार रेपो रेट को बनाए रखा था 6.5, फिर अब कम किया है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है ना, वो उसका आसान भाषा में अगर हम कहें तो देखिए, जैसे बैंक आपको कर्ज देता है या हमें कर्ज देता है तो उस पर ब्याज देना होता है आपको, हमें, वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम आरबीआई से लेते हैं कर्ज के तौर पर, शॉर्ट टर्म होता है तो ये, और तो इस पर जो ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को, तो वही रेपो रेट होता है। ओके, तो अलग अलग स्कीम के लिए जो है वो ये अलग अलग अवधि के लोन मिलते हैं आरबीआई से बैंकों को, ठीक है। और इसके लिए समीक्षा के लिए एक मौद्रिक नीति समिति है, और उसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। अब बारी है डिफेंस की, और डिफेंस का जो भी चीज़ें हैं उन सब के करंट अफेयर्स आपको बताएंगे, और डिफेंस में ही हम आपको सैन्य अभ्यास भी बताएंगे। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन का 6ठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा ईस्ट फुजी मैन्यूवर प्रशिक्षण केंद्र। ये जो है ना शिजुओका प्रांत में है, ये जापान में है, तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया धर्म गार्जियन। 25 फरवरी से 9 मार्च तक ये आयोजन हुआ चला, और तो इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले भारत में हुआ था। ये एनुअल अभ्यास है। ओके, अगर हम देखेंगे भारत और जापान के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास चलते हैं, तो धर्म गार्जियन जो थल सेना का होता है, भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स नेवी का होता है, और मालाबार अभ्यास ये नेवी का होता है, ठीक है। मालाबार में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल रहते हैं। ओके, तो एक बार जापान भी देख लेते हैं, जापान के बारे में भी जान लेते हैं। प्यारा भारत ये रहा, और जापान जो है ना इस तरफ है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो, और यहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा, और सम्राट यहाँ पर है, क्या नाम है? नारुहितो। भारत मिस्र के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 3 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा राजस्थान में, भारत में हुआ है। ये साइक्लोन 3 एक्सरसाइज था, तीसरा संस्करण है इसलिए 3 नाम है, और ये 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। ओके, महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य जो संबंध है वो मजबूत हो सके। ओके, तो मिस्र के साथ ये आयोजन हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन भारत को वर्ष 2025 के अंत तक मिलेगा? आंसर होगा रूस। रूस से मिलना है, आपको पता होगा। S-400 की 5 यूनिट हम लोगों ने खरीदी है, तो चौथा जो है ना वो आएगा इस साल के अंत तक, और 5वां जो है ना वो आएगा अगले साल 2026 के अंत तक, ठीक है। S-400 के 3 जो बैटरी है, एक यूनिट को पूरा बैटरी कहा जाता है, वो हम लोगों को मिल चुका है। और बैटरी इस तरह के को होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, रडार सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम होता है, कमांड सेंटर होता है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा जो कि 10-12 फरवरी 2025 को हुई, तो उस दौरान फ्रांस को किस रॉकेट सिस्टम की पेशकश की है भारत ने? आंसर होगा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ठीक है, ये है रॉकेट सिस्टम। और फोटोग्राफी ये रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की, और उसी दौरान ये कहा कि ये देख सकते हैं आप, और ये लिया जा सकता है, आपके काम का है, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि इसको लिया जाए, क्योंकि उसके जो मल्टी बैरल जो मिसाइल सिस्टम है ना, उसने वो यूक्रेन को दिया हुआ है, और वो बहुत पुराने भी हो चुके हैं, तो वो चाहता है कि लेटेस्ट तकनीक का बेहतर मल्टी बैरल जो सिस्टम है रॉकेट का वो मिल जाए। इसमें मिसाइल होता है, इसकी रेंज जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो है वो इंटरेस्टेड है, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो आया है, उसकी टीम आई है वहाँ की सेना की, और उसने देखा है, टेस्ट वगैरह भी किया है। तो पिनाक MK1 है, इसकी जो रेंज है 38 किलोमीटर है, कई तरीके के गोला बारूद को दाग सकता है, और इसको बढ़ाकर इसकी रेंज को 75 किलोमीटर करने की योजना है, फिर और आगे और विस्तार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर किसने इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड है?
तो वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से बातचीत हुई है। ये रहा मैप में यूरोप में फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर होगा विजय दुर्ग। ये कोलकाता में स्थित है, विजय दुर्ग नाम कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो किचनर हाउस था उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। अलग अलग गेट थे, उसका भी नाम बदलकर जो है वो शिवाजी गेट कर दिया गया है। ठीक है, तो विलियम फोर्ट है, उसका निर्माण हुआ था 1781 में, अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और अब नाम जो है ना वो विजय दुर्ग कर दिया गया है, कोलकाता में स्थित है। ओके, अच्छा, विजय दुर्ग से आप कंफ्यूज मत होना। विजय दुर्ग जो है ना एक और भी है, महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत ही ऐतिहासिक किला है। सिंधु दुर्ग तट पर ये विजय दुर्ग किला है, तो मराठों के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में वो काम करता था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ठीक है, विजय दुर्ग कोलकाता में भी अब हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आंसर होगा यशस। क्या है? यशस अब नाम रख दिया गया। ट्रेनर ये विमान है, मतलब कि जो एयरफोर्स में जो तमाम फाइटर पायलट बनते हैं या ट्रांसपोर्ट पायलट बनते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के, तो फिर उनको सबसे पहले इसी में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पर एरो इंडिया के कौन से वे संस्करण का उद्घाटन किया? ये एयर शो है। आंसर का 15वां ये है, और थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और ये बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन, उसके 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर होगा मालदीव में हुआ है, और वो जगह है माफिला फुशी। ठीक है, तो इक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र, और द्विवार्षिक ये अभ्यास है, एक बार भारत में फिर मालदीव में आयोजित किया जाता है। ओके, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं मोहम्मद मोइज्जू, और राजधानी माले है, और वहाँ मुद्रा चलती है मालदीवियन रुपया। ओके, और ये है मालदीव। और अब इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो PDF है ना इस वीडियो का, यानी फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का, वो आपको मिल जाएगा ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च करेंगे शार्प लर्निंग तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के लिए, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब के लेवल का है। तो इसके ज़रिए तैयारी हो सकती है आपकी। और जिन लोगों ने ये लिया हुआ है मेंबरशिप या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है ना, और वैलिडिटी है, तो फिर उनको भी ये करंट अफेयर्स जो है मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, और PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट देने को मौका मिलता है, ताकि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न होगा यहाँ पर, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी में किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 25 फरवरी को गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजधानी का है दिसपुर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो 14 से 17 फरवरी तक ये भारत मंडपम में आयोजन हुआ है, और इसमें दुनिया भर से जो कपड़ा से संबंधित जो ग्लोबल CEO हैं, नीति निर्माता हैं, उद्योग जगत है, वो सब पहुँचे थे। 120 से ज़्यादा देशों के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, अगर हम टेक्सटाइल में देखेंगे भारत को, तो भारत जो है ना दुनिया के स्तर पर कपड़े का 6th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2023-24 में देश में जो कुल निर्यात का 8.21% योगदान कपड़ों से ही हुआ था एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। वर्तमान में भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ रुपए का है, और कोशिश ये है कि इसको तिगुना बढ़ा के किया जाए, तिगुना। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के किस टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को
बाहर निकालने के लिए देश के प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स को भी बुलाया गया। आंसर होगा श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, यानी SLBC टनल कहेंगे इसको। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चर्चा में है, अभी भी वहाँ पर काम जारी है, तो इस वजह से ये प्रश्न आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सुरंग में फंस गए थे, हुआ ये था कि काफ़ी अंदर, करीब 13 किलोमीटर के अंदर उस टनल में अचानक जो है पानी और मिट्टी गिर गया, तो उसकी वजह से 8 लोग फंस गए थे। उसमें 2 इंजीनियर, 2 टेक्निकल कर्मचारी थे, 4 मजदूर भी शामिल थे, ठीक है। तो ये तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना मैप में ये रहा। राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। USA और चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है? यहाँ क्या बात हो रही है? सह मेजबानी की। आंसर होगा इसका फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में ये समिट आयोजित की गई थी, AI एक्शन समिट, और भारत सह आयोजक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे भारत की ओर से। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसमें 10 से 11 फरवरी तक हुआ पेरिस में। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की। तीसरा संस्करण था, इससे पहले ब्रिटेन में और दक्षिण कोरिया में आयोजित हो चुके हैं, और इसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष अधिकारी, ये सब CEO, वैज्ञानिक, ये सब पहुंचे थे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, तो इन सब को लेकर एक मैसेज देने की बात थी और नीतियाँ बनाने की बात थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति के जैसा सोचता है उस तरीके से वो सोच सके, उस तरीके से वो टास्क को कर सके, ठीक है। जैसे चैट GPT है, ओके, गूगल का जेमिनी है, और चाइनीज़ कंपनी का डीप सीक नाम है, वो भी AI प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर होगा कि गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? आंसर का मनसुख मांडविया। वो क्या है, कौन सा मंत्रालय उनके पास? तो श्रम और रोजगार मंत्री हैं, और युवा मामलों, इसके अलावा खेल मंत्रालय भी उनके पास में है। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे, एक बार मैप भी दिखा देते हैं उसका। हिंदी में कहेंगे इसको बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो ये जो कलरफुल दिख रहा है ना, ये सारे जो देश हैं वो टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक के। मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में, और 7 देश हैं। बांग्लादेश, इधर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन होगा किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? आंसर होगा नई दिल्ली में। ये 16 से 24 फरवरी को हुआ, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आयोजन था इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर का उत्तर प्रदेश, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर झांकियों को 2 तरह के पुरस्कार मिले हैं, एक अवार्ड जजों के द्वारा और दूसरा माई गव पोर्टल पर नागरिकों ने भी वोट दिया है, ठीक है। तो जजों के द्वारा जो है ना प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, और उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ओके। और ये झांकी महाकुंभ 2025 को प्रदर्शित किया गया था। दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा की झांकी को मिला, शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा, उसमें 14 देवी देवताओं की पूजा खर्ची के बारे में बताया गया था। तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश की झांकी को मिला था, और माई गॉव पोर्टल पर जो नागरिकों ने अवार्ड दिया वो प्रथम पुरस्कार गुजरात को दिया, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर था, दूसरा उत्तर प्रदेश को दिया, और तीसरा उत्तराखंड को अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन होगा कि गणतंत्र दिवस
2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर जनजातीय गौरव वर्ष आधारित ये जो है ना वो झांकी निकाली गई थी और उसको ये मिला है अवार्ड। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के कैटेगरी के आधार पर मैंने वो बताया था। ठीक है, अच्छा, माई गॉव पोर्टल पर जो बेस्ट झांकी मानी गई वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये उसकी झांकी थी। ठीक है, मार्चिंग टुकड़ी में जजों की पसंद में सबसे श्रेष्ठ वो जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी थी। सीएपीएफ में अगर देखेंगे तो सहायक बलों में ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता था। और माई गॉव पर जो लोगों ने जो बेहतर माना उसमें सिग्नल टुकड़ी को सेवाओं में, और सीएपीएफ में सीआरपीएफ के मार्चिंग दस्ता को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी 2025 में किस राज्य में किया गया? आंसर होगा हरियाणा में किया गया, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये 4 फरवरी तक ये चला था कार्यक्रम। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। जो भी स्पोर्ट्स से चीज़ें हुई हैं फरवरी 2025 में वो सब एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो हैं विराट कोहली। ये जो रिकॉर्ड है विराट कोहली ने 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पूरा किया, और अब तो उससे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं विराट कोहली। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने टोटल जो है ना 158 कैच पूरे किए। ठीक है, 23 फरवरी को, अब उससे ज़्यादा ही संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, प्रश्न होगा यहाँ पर, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 28 जनवरी को देहरादून में। ठीक है, तो 38वां ये राष्ट्रीय खेल था और उद्घाटन हुआ देहरादून में। ओके, अच्छा, इससे पहले वाला जो 37वां राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो गोवा में हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, और राजधानी क्या है? देहरादून है शीतकालीन, और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 38th नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थानीय टॉप लेवल प्राप्त किया? आंसर होगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो सर्विसेज मतलब कि जो सर्विस मैन है, यानी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनकी टीम। ठीक है, तो उसने ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन किया है। सर्विसेज ने 68 गोल्ड, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 27 जीते हैं, टोटल 121। अगर पदक तालिका में देखेंगे तो सर्विसेज ने 121 नंबर 1 पे रही है। महाराष्ट्र 201। आप कहेंगे कि 201 जीत के सेकंड पोजीशन क्यों? क्योंकि क्या हुआ ना, सर्विसेज ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है। जो गोल्ड ज़्यादा जीतता है उसको टॉप पर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न होगा यहाँ पर कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? आंसर का मौली। ठीक है, राज्य पक्षी है उत्तराखंड का हिमालयन मोनाल, तो उसी के नाम पर मौली नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स थी। अच्छा, आप सवाल होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का गान क्या था? एंथम। तो संकल्प से शिखर तक, और इसको लिखा था सुशांत भट्ट ने। अब आगे की बात करते हैं कि 39वां, अभी तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे थे, अब 39वें यानी 39th नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय करेगा, और ये तय हो गया है। और ये फरवरी मार्च 2027 में आयोजित होगा। ठीक है, 2027 में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है, राजधानी है शिलोंग। आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताएं। आंसर का भारत ने लगातार दूसरी बार ये अंडर 19 वुमेन्स T20 का फाइनल जीत लिया है।
अगला क्वेश्चन कि किस टीम को हराया और ये खिताब जीता है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को हराया 9 विकेट से और ये खिताब जीत लिया है। इंडियन कप्तान कौन थी? तो निकी प्रसाद और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कायला रेनेके। क्वेश्चन होगा बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया है? तो वो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, बीसीसीआई ने ये अवार्ड दिए 1 फरवरी को और ये अवार्ड हासिल करने वाले वो 31वें खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बीसीसीआई ने 2023-24 के बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को। ये अवार्ड उनको 1 फरवरी को दिया गया है। ठीक है, जैसे बेस्ट क्रिकेटर का जसप्रीत बुमराह पुरुष में, और बेस्ट क्रिकेटर महिला की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का पुरुष का खिताब मिला है सरफराज खान को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का खिताब मिला महिला का आशा शोभना को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड जो है रविचंद्रन अश्विन को मिला है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने किस किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में नामित किया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और वो ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज हैं, अलग अलग खिलाड़ी रह चुके हैं लेकिन एक गेंदबाज की बात करें तो। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, तो उन्होंने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर यह खिताब जीत लिया है। और अब बात करेंगे हम लोग अवार्ड से रिलेटेड। बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं फरवरी में, उन सबको एक एक करके लेते हैं। और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स मैराथन। एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान प्राप्त हुआ? आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेज के फाउंडर हैं, जो भारतीय एयरटेल है ना उसी के ये मुखिया कहिए इनको। तो उनको ये फरवरी 2025 में ये अवार्ड दिया गया है। पिछले साल इनको चुना गया था और अब अवार्ड दिया गया है। भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून, तो उन्होंने ये मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है इनको। ठीक है, इससे पहले एन चंद्रशेखरन को भी किया था। अच्छा, ब्रिटेन के जो किंग है उनका नाम क्या है? चार्ल्स तृतीय। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर हैं। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड जो है ना, यानी बाफ्टा पुरस्कार 2025, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो कॉन्क्लेव ने जीता है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन किया है एडवर्ड बर्जर ने। ठीक है, तो 16 फरवरी को उसने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 78th बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया परेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता? नॉन इंग्लिश। आंसर होगा ऑल वी इमेजिंग एट लाइट। ठीक है, ऑल वी इमेजिंग एट लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब तक ना सिर्फ 4 ही भारतीयों ने बाफ्टा अवार्ड जीता हुआ है। 1982 में जो है वो रोहिणी हट्टगडी ने बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल फिल्म गांधी में जीता था। 1998 में शेखर कपूर ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म थी एलिजाबेथ, उसमें जीता था। 2008 में रसुल पुकुट्टी ने बेस्ट साउंड का अवार्ड जीता था फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। 2010 में AR रहमान ने बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक जीता था और ये फिल्म थी 127 आवर्स। हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78th जो बाफ्टा पुरस्कार है उसके पूरे विजेताओं की लिस्ट में यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द बुट लिस्ट, बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिका एड्रियन ब्रॉडी द बुट लिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मुख्य भूमिका मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन वगैरह वगैरह और भी ये लिस्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम IFFR 2025 में नेटपैक यानी
एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने वाले के लिए नेटवर्क पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? आंसर होगा बैड गर्ल। ये तमिल फिल्म है और इसने ये जीता है। और आपको बताऊं कि इस जो मूवी है इसका निर्देशन वर्षा भरत ने किया था, उनकी पहली मूवी थी। और इसमें इसके फिल्मकार जो हैं वो अनुराग कश्यप, वेट्रीमारन, ये सब थे। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 मिला? आंसर होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको मिला। और वो उनके बारे में बताऊं, चंद्रिका टंडन जो है ना, वो उनकी परवरिश चेन्नई में हुई और वो पेप्सिको की जो पूर्व सीईओ थी ना, इंदिरा नूई, उनकी बड़ी बहन है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा बियॉन्से। क्या है? बियॉन्से। इन्होंने ये जीता ये खिताब। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो होगा आंसर केंड्रिक लैमर। ठीक है, अमेरिकी रैपर हैं ये। ओके, अच्छा, कुछ जो महत्वपूर्ण अवार्ड है ना वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। ग्रैमी अवार्ड टोटल का टोटल यहाँ रहा, तो आप देख सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैंने पूरा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा दूरदर्शन को। क्यों किया गया? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक श्रृंखला चलाई थी, सीरीज चलाया था दूरदर्शन ने, उसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उसी की वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया है। और अब बारी है इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड। देश और दुनिया के जो भी सूचकांक हैं उन सब के एक एक करके हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखते रहिए और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए, जिसका डेटा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया? आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, तो एक्सेस नाउ संगठन ने ये जारी किया है डेटा, और ये है कि 2024 में यानी पिछले साल दुनिया भर में 296 बार इंटरनेट को बंद किया गया, सबसे ज़्यादा म्यांमार में 85 बार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? आंसर होगा 84 टाइम्स। ठीक है, म्यांमार के बाद भारत का ही स्थान है। ठीक है, तो 84th टाइम है। और अगर हम देखेंगे जो टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, तो म्यांमार नंबर 1 है 85th बार, भारत 84th पोजीशन पे है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है 21 बार, रूस में 13 बार, यूक्रेन में 7 बार, फिलिस्तीन में 6 बार, बांग्लादेश में 5 बार, इराक में 5 बार, जॉर्डन में 4 बार, सूडान में 4 बार। मतलब ये हुआ कि ये सरकारों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बंद किया गया। अपने आप टेक्निकल वजहों से अगर बंद हो गया तो वो नहीं है, यहाँ इंटरनेट शटडाउन की बात हो रही है। शटडाउन जानबूझ के किया गया, उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्वेश्चन होगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? आंसर होगा साउथ सूडान। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 देशों की रिपोर्ट जारी की 11 फरवरी को, और इसमें नंबर 1 पर रहने वाले जो देश हैं उसको सबसे कम भ्रष्टाचारी ये माना गया है, और 180वें नंबर पर रहने वाले देश को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी माना गया है। तो 180वें नंबर पर जो है ना वो साउथ सूडान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो डेनमार्क है सबसे कम भ्रष्ट देश। और टॉप 10 अगर देखेंगे सबसे कम भ्रष्ट देशों में, तो नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं डेनमार्क, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे सिंगापुर है, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे लग्जमबर्ग, नॉर्वे फिफ्थ पे, फिर फिफ्थ पे ही स्विट्जरलैंड है, 8th पे स्वीडन है, 9th पे नीदरलैंड, 10th पे ऑस्ट्रेलिया है, और 10th पे 2 है आइसलैंड है। ठीक है, इधर जो है ना वो स्कोर है, ये रैंकिंग नहीं है, इधर वाली रैंकिंग है। ओके, और अब बात करेंगे भारत की। भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 96। 180 देशों में 96 रैंक इस बार की है। ठीक है, तो ये गिरकर 96 पर आ गया है। और ये 2023 में जो रैंकिंग थी 2023 की रिपोर्ट में, उसमें 93 रैंक थी, और जबकि इस बार 96 हो गया है। आस पड़ोस के देशों के देखेंगे, कई बार पूछते हैं सवाल,
तो पड़ोसी म्यांमार 168 है, अफगानिस्तान 165 है, बांग्लादेश 151 है, पाकिस्तान 135 है, श्रीलंका 121 है, नेपाल 107 है, मालदीव 96 है, भारत की भी रैंकिंग 96 है, चाइना की 76 है और भूटान की 18 है। भूटान में, हमारे पड़ोस में भूटान में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और अब बारी है साइंस एंड रिसर्च की। इससे रिलेटेड देश दुनिया में जो भी कंटेंट है वो सब आपको बता रहा हूँ मैं एमसीक्यू के जरिए, और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैराथन। क्वेश्चन होगा, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो 422 मीटर लंबा है? आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के सहयोग से। ओके, तो ये डेवलप हुआ है। कितना मीटर लंबा है? 422 मीटर लंबा है। ये हाइपरलूप परीक्षण किया गया, पिछले साल भी किया गया था लेकिन थोड़ा कम था, 410 किलोमीटर के आसपास था। ये आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये जारी किया गया है वीडियो जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, तो ये है कि ये काफ़ी, ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है और बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जाएगा, कोशिश ये है। तो इससे ये होगा कि करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो दूरी है वो आधे घंटे से भी कम समय में तय हो सकेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाले बौने आकाश गंगाओं की खोज की है? आंसर क्या होगा? रागा दीपिका पुचा। ये हैं रागा दीपिका पुचा। तो वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं और खबरों के अनुसार ये है कि आकाश गंगाओं, बौने आकाश गंगाओं की कई सारी खोज की और नेतृत्व इन्होंने किया है। ठीक है, अमेरिकी टीम का। बौने आकाश गंगा मतलब छोटे आकाश गंगा जिसमें कुछ करोड़ तारे हों। ठीक है, वैसे तो आकाश गंगाओं में अरबों तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र यानी मैप बनाया गया? आंसर का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट खुशी हो रही है, महत्वपूर्ण ये जो है उपलब्धि हासिल हुई है। तो उस लैंडिंग स्थल का, उसके आसपास का बड़े पैमाने पर ये, मतलब जब वो लैंड कर रहा था ना लैंडर, तो उसने ये पूरा पता किया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही आपके लिए। चंद्रयान 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं। कब लॉन्च किया गया था भारत से? तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक, किससे? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चांद पर? तो 23 अगस्त 2023 की शाम को साउथ पोल पर उतरा था। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, तो ये जो मानचित्र है ना, जो मैप है, किसने तैयार किया है? तो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो का इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली प्रयोगशाला, उसके रिसर्चर्स ने रोवर प्रज्ञान से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके ज़रिए ये पता किया। ठीक है, उसमें ये भी पता चला कि जो कैसे निर्माण हुआ था, मतलब मूलतः, और मैग्मा जो है ना वो बहुत समय तक वहाँ रहा था, हालांकि अब वो जम चुका है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। अमेरिका की एरो स्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्ज ने किस स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके एक क्षुद्र ग्रह पर खनन का लक्ष्य रखा है? आंसर का ओडिन। रोबोटिक ये स्पेस क्राफ्ट है और छोटा सा है, ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ। ठीक है, तो 26 फरवरी को इसको फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, माइक्रोवेव के आकार का है और क्षुद्र ग्रह जो है ना उसका नाम है 2022 OB5। तो वहाँ पर भेजा गया है और कोशिश है कि प्लैटिनम और कुछ और जो मिनरल हैं वो वहाँ से लाया जाए। ठीक है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड जो है ना वो आप अगर देखेंगे, ये एनिमेशन देखिए आप, ये सोलर सिस्टम है, पृथ्वी है, सूरज है यहाँ और इधर पृथ्वी, मरकरी, विनस, मार्स ही है। तो हम देखेंगे कि इसके बाहर मार्स के आगे जो है ना
वो एस्टेरॉयड का एक बेल्ट है और ये हमें रक्षा करता है, बाहर से अगर कोई चीज़ आता है तो पहले ही टकराते हैं, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट। तो ये एस्टेरॉयड है और इसमें बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। छोटे छोटे चट्टान हैं, कुछ बड़े चट्टान भी हैं जो हमेशा चक्कर लगा रहे हैं, और ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच परिक्रमा करते हैं, और हमारे सौर मंडल में हजारों हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद हैं, ठीक है। इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप यानी IRIS उसको विकसित किया, डेवलप किया? आंसर होगा IIT मद्रास ने मिलकर। IRIS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म होगा इंडिजिनस RISCV कंट्रोल फॉर स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बनाया गया है, इंपॉर्टेंट बात है, शक्ति नाम से। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं, और तो उनको चुना गया है नासा के एग्जिम मिशन 4 के पायलट के तौर पर। और नासा और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं तो उन सब ने ये घोषणा की हुई है कि इस चालक पूरे टीम को भेजा जाएगा जिसमें एक भारतीय भी होंगे, जो जल्द ही वो ISS पर जाएंगे, और ISS पर जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-14 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में भेजा? आंसर होगा NVS 02, ठीक है, NVS 02। तो ये NVS 02 जो ना वो नाविक जो सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन, तो उसका हिस्सा है। और अब बात करते हैं योजना। राज्य और केंद्र दोनों की जो भी योजनाएं हैं उन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको अभी दे रहा हूं, और तमाम MCQ का, और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा किस राज्य ने फरवरी 2025 में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी का अनावरण किया, जो देश की पहली समर्पित GCC पॉलिसी बताई जा रही है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। GCC का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मतलब कि दुनिया की कंपनियां वहां पर आ सके ऐसा सेंटर बनाना, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने ये समर्पित ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी बनाई है। उद्देश्य ये कि तमाम बड़ी कंपनियां इनोवेशन से संबंधित और वो IT से संबंधित वो सब इस राज्य में आ सके। हालांकि मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसके अनुसार कर्नाटक ने भी 2024 में यानी पिछले साल ऐसा ही GCC पॉलिसी ड्राफ्ट लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये नीति है, इसके तहत टायर 2 शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, वहाँ पर GCC को बढ़ावा दिया जाएगा विकास के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं, राजधानी है भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पेश किया, जो दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना बन जाएगी? आंसर का मेटा, ठीक है। मेटा ने ये अपना इंटरनेट के लिए सब सी केबल प्रोजेक्ट, उसका नाम रखा है वाटरवर्थ, उसको पेश किया है। इसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, और ये अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर बेहतर कनेक्टिविटी लाएगा, ठीक है। तो इस पर अरबों रुपए का निवेश ये कंपनी करने जा रही है। मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग इसके मुखिया हैं, CEO हैं, ठीक है। देखिए, जो आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है ना, वो इन्हीं केबल्स के जरिए पहुंच रहा है। जैसे आप अगर ये ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब का तो जैसे जो सर्वर है वो अमेरिका में है, इस तरीके से समुद्र के नीचे ना जाल बिछा हुआ है केबल्स का, नीचे बिल्कुल तल पे ये केबल्स हैं, और इसी के जरिए सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पास होता है, और वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो बहुत तेज चलता है। क्वेश्चन होगा किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो उसने ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में
सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी ये दी है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन की मंजूरी दी है? आंसर होगा 8,800 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 7 फरवरी को ये मंजूरी दी गई है स्किल इंडिया प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या है ना, कई सारे प्रोग्राम को इसमें ज्वाइन कर दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 हो गया। ओके, तो कौशल विकास भारत है, स्किल इंडिया मतलब, तो ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फैसला हुआ है, आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में यह स्थापित होगा और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें की विशेष तौर पर वहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर होगा एम्स दिल्ली में, और इसका नाम क्या रखा गया है? सृजनम। क्या है? सृजनम रखा गया है इसका नाम। 10 फरवरी को एम्स में स्थापित किया गया। अब आप कहेंगे कि क्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्वदेशी था ही नहीं क्या? देखिए, स्वदेशी था लेकिन वो मैनुअल होता था, ये ऑटोमेटेड की बात हो रही है, तो ऑटोमेटेड पहला वहीं पर स्थापित किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन उसको मंजूरी दी है? आंसर होगा 34,300 करोड़ रुपए। ठीक है, और शुरुआत में पहले साल में ये 16,300 करोड़ रुपए जो है ना वो खर्च किए जाएंगे। देखिए, दुनिया भर में ना खनिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे आज का जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वो उसी पर टिके हुए हैं, जैसे कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, दुर्लभ जो खनिज हैं उन सब के। तो उसके लिए चूँकि ये पूरा मिशन बनाया गया है ताकि इसकी खुदाई और भारत में जहाँ भी है इसको ढूंढा जाए, ये सब करने के लिए। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। और अब बारी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देखिए, हम लोगों ने जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको 2 भाग में बांट दिया है, एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दूसरा है सिर्फ विदेश। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ, और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज कंटेंट ले रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में फरवरी 2025 में 3 प्रस्तावों पर मतदान हुआ, जिसमें अमेरिका ने पहली बार रूस का साथ दिया, जबकि भारत सहित कितने देशों ने हिस्सा नहीं लिया? आंसर होगा 65। भारत सहित 65 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेनी जो प्रस्ताव थे उसमें 3 मांगे थी कि रूसी सेना यूक्रेन के क्षेत्र से हट जाए, तनाव कम करे और शत्रुता तो शीघ्र ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, जबकि भारत सहित कई देशों ने हिस्सा नहीं लिया, 65 देशों ने। क्वेश्चन होगा, यूएसए ने फरवरी 2025 में किस इंटरनेशनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो 6 फरवरी को ये प्रतिबंध लगाया। क्यों? अमेरिका ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट, उनके खिलाफ ICC ने यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था और ये गलत बात है। ठीक है, उन पर युद्ध अपराध, गजा में युद्ध अपराध करने का आरोप था। ओके, तो इसी को लेकर जो है ना वो ICC पर ही बैन लगा दिया है। ICC कहाँ पर है वहाँ भी चलते हैं, ये प्यारा भारत है। और जो ICC है ना उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, द हेग में। ये है नीदरलैंड। ठीक है, और यहीं पर द हेग शहर है और उसी में ये वाली बिल्डिंग है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ से अलग है। और किस तरह के अपराध के लिए ये ICC है? तो जैसे नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध, इन सब के लिए ये बना हुआ है, इन सब के मामले की सुनवाई करने के लिए। हालांकि जिन लोगों ने साइन किया हुआ ना वहीं ये लागू होता है, बाकी लोगों पर, बाकी देशों पर लागू नहीं होता। भारत ने इस पर साइन नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अमेरिका ने फरवरी 2025 में किन संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा की? आंसर होगा A और B दोनों, यानी UNHRC और
UNRWA। UNHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और UNRWA का फुल फॉर्म क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की और कहा कि ये जो दोनों संगठन हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो आरोप ये लगाया उन्होंने कि हमास को फाइनेंस या उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश ने UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया, घोषणा कर दी है? आंसर होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल ने भी कह दिया कि हम भी अब अलग हो रहे हैं उससे। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया? आंसर होगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जब राष्ट्रपति बने उसी के बाद उन्होंने कह दिया कि ये WHO से अलग हो रहे हैं, और इनका आरोप है कि कोविड-19 के दौरान इसने ठीक से काम नहीं किया, और कहना है कि अमेरिका से ये बहुत रकम लेता है और जो है ना वो बातें कम मानता है। ठीक है, तो ये है बात। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। और अब चर्चा करेंगे विदेश की। विदेश से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो सब एक एक करके बता रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मैराथन वीडियो फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? आंसर $50 लाख। रुपए में कहेंगे तो 44 करोड़ रुपए के आसपास ये होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया वीज़ा प्रोग्राम जारी किया है और कहा इतने रुपए देंगे तो फिर गोल्ड कार्ड दिया जाएगा और ये नागरिकता इसके ज़रिए आसानी से मिल सकेगी। इससे पहले क्या था, ग्रीन कार्ड दिए जाते थे और उसके ज़रिए भी नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब गोल्ड कार्ड दिया जा रहा है। बड़ी रकम अमेरिका चाह रहा है कि लोग दें, अमीर वहाँ पर जाएं, इन्वेस्ट करें। ठीक है, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? आंसर होगा काश पटेल। ठीक है, इसको इस तरह से भी प्रश्न ले सकते हैं कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के डायरेक्टर का नाम बताएं जिसने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। आंसर होगा काश पटेल। पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। ठीक है, तो उन्होंने 21 फरवरी को ये शपथ ली भगवत गीता पर हाथ रख कर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात रही। ये इनके जो माता पिता हैं वो गुजराती थे जो वहाँ अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी और अब ये हो गया है FBI के। अगला क्वेश्चन, कतर के आमिर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा $28 अरब। कितना? $28 अरब करने का लक्ष्य ये रखा है। ठीक है, तो भारत के निमंत्रण पर, इनविटेशन पर कतर के जो आमिर हैं यानी टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं वहाँ आमिर कहे जाते हैं। उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो वो 17-18 फरवरी को भारत की यात्रा पर थे। ये उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी इनकी, थानी की। तो 5 वर्षों में $28 अरब करने पर सहमति बन गई है। कई चीज़ों पर सिग्नेचर किए गए, जैसे द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना का समझौता हुआ है। इनकम टैक्स को लेकर भी बातचीत है कि दोहरे कराधान और राजकोषीय चोरी को लेकर भी चीज़ें हों, समझौता किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल सहयोग को लेकर समझौता है, युवा और खेल क्षेत्रों को लेकर भी समझौता हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, कतर जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। कतर चलते हैं, ये प्यारा भारत है और ये पश्चिम एशिया है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं अमेरिका और यूरोप के लोग। तो उसी में ये आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, वो है कतर। कतर भारत का LNG का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। LNG लिक्विड नेचुरल गैस का भारत के जो वैश्विक LNG आयात का 48% हिस्सा कतर से ही आता है। भारत की ज़रूरत का 29% LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो कतर से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और पिछले साल ही भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने
29 से अगले 20 वर्षों के लिए कतर से सालाना 7.5 मिलियन टन एलएनजी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो कतर की राजधानी क्या दोहा है। आमिर जो आए थे उनका नाम क्या था, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, मुद्रा वहां पर कतरी रियाल चलती है। अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन या कहें यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और रूस ने पहली मीटिंग कहां पर की है, किस देश में। आंसर सऊदी अरब में ये मीटिंग हुई है, वहां की जो राजधानी है रियाद वहां पर। ठीक है, तो यूक्रेन के बिना ही ये मीटिंग पहली मीटिंग हुई थी, बाद में फिर यूक्रेन से भी बातचीत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान मतलब कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की 14 फरवरी को व्हाइट हाउस में, तो उसमें कई सारे मुद्दे पर चर्चा हुई, फैसले हुए। एक तो ये हुआ कि $500 बिलियन का व्यापार जो है ना वो किया जाए, 2030 तक दोगुना किया जाए, मतलब भी $250 अरब का व्यापार है तो ये डबल किया जाए। ठीक है, अवैध जो अप्रवासी हैं उसका भी मुद्दा उठा वहाँ पर। भारत ने कहा कि हम वापस लाने को तैयार हैं। तहव्वुर राना जो 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम उसको भारत भेज रहे हैं, निर्णय ले लिया मैंने। अमेरिका ने कहा, यानी ट्रंप ने कहा कि भारत को हम F-35 विमान बेचेंगे। हालांकि भारत ने इस पर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि रशियन फाइटर जेट पर भी विचार चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। भारत ने कहा कि हम बातचीत के आधार पर इसको ख़त्म करने की बात समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए। असैन्य परमाणु समझौते के बारे में बात हुई कि जो पहले समझौते हुए थे तो उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए भारत में, और यहाँ 123 असैन्य परमाणु जो प्लांट है वो लगाया जाए। ठीक है, नागरिक अंतरिक्ष सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें यह है कि एक तो निसार मिशन भेजा जाएगा भारत अमेरिका के सहयोग से साझा तौर पर, और 2025 में यानी इस साल ये भी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को नासा जो है वो ISS पर भेजे। क्वाड पहल पर भी बात हुई। ट्रंप जो है भारत आएंगे 2025 में और क्वाड शिखर सम्मेलन में बातचीत करेंगे। क्वाड ये 4 देशों का एक समूह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के मर्सिले शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के मर्सिले शहर में ये उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए अलग अलग जो है ना वाणिज्यिक दूतावास होते हैं। एक तो दूतावास होता है मेन, और फिर अलग अलग वाणिज्यिक दूतावास भी होते हैं उसके अंडर में। तो ये जो मर्सिले शहर है ना वो यहाँ पर है, बहुत बड़ा बंदरगाह भी है यहाँ पर मर्सिले। तो चूँकि बंदरगाह है, एक्टिविटी बहुत होती है, कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर पेरिस में अपना दूतावास है, दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो एक यहाँ भी एक ऑफिस हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा जो कि 10-12 फरवरी को हुई, तो उस दौरान कितने समझौते ज्ञापन पर सिग्नेचर किए गए। टोटल 10 हैं। ऐसे कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक तो AI पर भारत फ्रांस ने घोषणा कर दी है कि AI पर हम मिलजुल कर काम करेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित किया जा गया है 2026 को, यानी अगले साल को। एक और बात है कि इंडो फ्रेंच सेंटर के तहत इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज, इसकी स्थापना की जाएगी, महत्वपूर्ण बात है। 10 भारतीय स्टार्टअप को वहाँ पर, यानी फ्रांसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन है, तो वहाँ पर उनको जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी। और क्या है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर और छोटे जो रिएक्टर हैं यानी परमाणु ऊर्जा के लिए, तो उसकी स्थापना के लिए आशय की घोषणा हुई है। ठीक है, एक और तय हुआ है कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, इसके साथ सहयोग संबंध को लेकर एक समझौता का रिन्यूअल हुआ है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को लेकर भी ये तय हुआ है कि और भी बेहतर काम किया जाए मिलजुल कर। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ये भी घोषणा पत्र की गई है।
मर्सिले में वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये हुआ है कि हम जो है वो मिलकर काम करेंगे, दोनों की मिनिस्ट्री जो है ना वो पर्यावरण को लेकर, संतुलन को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के शहर गोमा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और इस संघर्ष में 3000 लोग मारे गए? तो और भारत ने एडवाइजरी भी जारी की कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं और जो भारतीय वो बच के रहें। आंसर होगा DRC, फुल फॉर्म होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो वो वहाँ पर ना दुनिया का सबसे वो मतलब ये जो देश है वो दुनिया का सबसे समृद्ध खनिज संसाधन वाला देश है, लेकिन यही वहाँ हिंसा और अस्थिरता का कारण बना हुआ है। एक बार वहाँ ले चलते हैं आपको। ये रहा अपना प्यारा भारत और ये अफ्रीका है और बीचों बीच आप देखेंगे DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसका विवाद रवांडा से चलता है। रवांडा के द्वारा जो समर्थित है एक समूह M23, तो वही जो है उसी ने यहाँ पर एक शहर पर यहाँ कब्जा कर लिया, उसमें 3000 लोग जो है ना वो मारे गए। ठीक है, ये सब डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है वहाँ जाइए, वहाँ से ले सकते हैं। ऐप में दे दिया है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ करंट अफेयर्स का वीकली, मतलब मेंबरशिप के ज़रिए बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, वीकली PDF, मंथली PDF, ईयरली PDF, क्वार्टरली PDF, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो ये डिटेल भी दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसकी राजधानी का है किनशासा है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर जुडिथ सुमिन वा तुलुका। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। यहाँ पर मुद्रा चलती है कांगोलेस फ्रैंक। आबादी करीब करीब जो है 65 लाख के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पर बहुत सारे खनिज है, कोबाल्ट है, तांबा है, कोल्टन है, टंगस्टन है, टिन है, हीरा है, सोना है और इसी की लूट वहाँ मची हुई है। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में गृह युद्ध के चलते फरवरी 2025 में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से वहां से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी? आंसर होगा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत हालात खराब थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 फरवरी 2025 को पहला अमेरिका खाड़ी दिवस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया, तो इसमें किस क्षेत्र का नाम बदला जा रहा है या बदल दिया गया? आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी, अब वो अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये दिखाता हूं मैं। अमेरिका चलते हैं, मैक्सिको चलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और इधर ये USA है और ये मैक्सिको है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। ठीक है, और अब बारी है पर्यावरण की। एग्जामिनेशन में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए, ऐसा मत कीजिए कि ऐसे ही देखते रहिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के DNA सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है? आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है पक्षी या जानवर इन सब के जो DNA है उसको सैंपल रखा जाएगा, ताकि आगे भविष्य में कोई रिसर्च वगैरह हो तो उसमें काफ़ी काम आए। अच्छा, दिल्ली का जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर है और ओडिशा का नंदनकानन चिड़ियाघर, वहाँ भी बायो बैंक बनाने की बात चल रही है। उथले भूकंप का क्या मतलब है, क्या आशय है, जो दिल्ली में 17 फरवरी 2025 की सुबह महसूस किया गया? आंसर होगा उथले भूकंप सतह से काफ़ी नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उथला भूकंप मतलब सतह से काफ़ी कम गहराई पर जो भूकंप आया है वो भूकंप। ठीक है, तो दिल्ली में जो आया था ना 4 तीव्रता रिक्टर स्केल का था 17 फरवरी को, तो वो मात्र कितने किलोमीटर नीचे था? वो मात्र 5 किलोमीटर गहराई पर यह भूकंप आया था। ओके, और इसी तरीके से एक और भूकंप आया था जो देखा गया था बिहार में सिवान में, और वो 10 किलोमीटर उसकी डेप्थ थी। तो क्या होता है कि
फिर अगर कम डेप्थ है ना तो उसमें अगर हल्का भी भूकंप आया तो उसका नुकसान ज़्यादा होने की आशंका रहती है। ठीक है, तो 3 तरह के भूकंप जाने जाते हैं। एक शैलो यानी उथला भूकंप, ये 0 से 70 किलोमीटर गहरा होता है। मध्यम यानी इंटरमीडिएट जो अर्थक्वेक है वो 70 से 300 किलोमीटर नीचे होता है। और फिर डीप यानी गहरे भूकंप होते हैं 300 से 700 किलोमीटर नीचे होते हैं। तो जितना नीचा होगा भूकंप उतना ही उसकी जो कंपन है ना वो ऊपर आने में उसकी कंपन कम होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश में एक कानून पारित करके वहाँ के पहाड़ माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा दे दिया गया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूजीलैंड में ये जो पहाड़ है तो वहाँ की संसद ने न्यूजीलैंड की संसद ने ये कानून पारित किया और एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं। तो वहाँ पर वहाँ की जो जनजाति है वो इसको माओरी जो जनजाति है वो इसको पूरा देखभाल करेगी मुख्य तौर पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। एक बार न्यूजीलैंड भी ले चलते हैं आपको मैप के ज़रिए, प्यारा भारत है अपना, और फिर चलते हैं इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के और आगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड इस तरफ हुआ। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में है न्यूजीलैंड। उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। आबादी करीब 52.2 लाख है। यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन होगा, किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा इंदौर और उदयपुर। तो ये 2 इनको शामिल किया गया है पहली बार भारत के। देखिए 31 नए शहरों की लिस्ट जारी की गई है, वेटलैंड शहरों की सूची, और ये तय किया गया और उसी में जो है ना वो भारत के भी शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, ओके, तो ये लिस्ट है नए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने नए वेटलैंड को 31 जनवरी 2025 को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला जिससे इसकी संख्या 89 हो गई है? आंसर होगा 4। टोटल 4 नए मिले हैं, रामसर स्थल की लिस्ट में डाला गया है। ओके, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने ही इसका ऐलान किया और इससे संख्या बढ़ के हो गई है 89। तो ये हैं 4, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थेर थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचो पलेरी वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील झारखंड में। ठीक है, तो ये सब हैं इम्पॉर्टेंट। ओके, रामसर स्थल क्यों कहा जाता है? रामसर जो है ना ईरान का एक शहर है और वहीं पर 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ था और उस पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे। इसको रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं, जो कि 75 में लागू हुआ था, 1975 में। तो ये है कि वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड किसको कहते हैं? जहाँ पर पक्षी जो है ना वो टहल सकें, मतलब पानी भी हो, उनको मछलियाँ भी मिल सकें, उस जगहों को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य 31 जनवरी 2025 को इनमें से कौन बन गया? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो वहाँ पर 2 और शामिल किए गए, एक तो सक्कर कोट्टई और थेर थंगल। इसी के साथ तमिलनाडु में ना सबसे ज़्यादा 20 रामसर स्थल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिक्किम की किस झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? और वो ऐसे सिक्किम का पहला वैश्विक रामसर स्थल है, तो है खेचो पलेरी झील। क्या है? खेचो पलेरी झील। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया था। ठीक है, खेचे पोलेरी झील। ओके, तो ये सिक्किम पश्चिमी सिक्किम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। यहाँ क्वेश्चन होगा, झारखंड की किस झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? आंसर उधवा झील को। और उधवा झील जो है ना वो झारखंड का पहला वैश्विक रामसर स्थल है। ओके, तो उधवा झील किस जिले में स्थित है झारखंड के? तो साहिबगंज जिले में ये स्थित है। ओके, और अब मैं एक काम करता हूँ कि पूरे जो संख्या हो गई ना टोटल 89 वैश्विक रामसर स्थल की, तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है।
ये आप देख सकते हैं और पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में पूरा मैंने लिस्ट ये सब कुछ दे दिया है आपके लिए, ठीक है। तो टोटल अब कितनी संख्या हो गई है, 89 हो गई है रामसर स्थल की, जब तक ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फरवरी तक की बात ये है, ठीक है, 89। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर होगा 2025 को। तो यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से इसके लिए प्रयास किया था और उसके बाद ये घोषित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है। अच्छा, 2025 जो है ना, कई विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी है, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल ईयर भी है, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ग्लेशियरों के संरक्षण का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लोगों के जो निधन हुए हैं उन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और आप देख रहे हैं फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट कंटेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया 22 फरवरी 2025 को। तो उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है, किस डांस का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है? आंसर को ओडिसी नृत्य, ठीक है, ओडिसी नृत्य के जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। उनका निधन हुआ 22 फरवरी को दिल्ली में। और तो उनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके थे, जैसे ओडिशा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में, साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी मिला था 2003 में, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2010 में। किस भाषाई सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता सी कृष्ण वेणी का निधन हो गया 16 फरवरी 2025 को? तो तेलुगु सिनेमा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में उनका जन्म हुआ था 1938 में और उन्होंने फिल्म में जो काम किया, शानदार अभिनय किया था। अभी इनकी उम्र 100 वर्ष थी। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजौमा, उनका निधन हो गया 8 फरवरी 2025 को। तो किस देश के संस्थापक रहे हैं? आंसर नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। ये फोटोग्राफ रहा उनका, 95 ईयर के थे और 1990 में रंग भेदी जो दक्षिण अफ्रीका था तो उससे उन्होंने अलग, मतलब नामीबिया की स्वतंत्रता दिलाई थी। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका के कंट्रोल में ही नामीबिया था और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने जो है अभियान चलाया था और फिर अलग नामीबिया देश बना था वहाँ पर, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात रही। नामीबिया एक बार मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पास में है नामीबिया। तो ये रहा विशालकाय अफ्रीका और फिर अब चलते हैं और नज़दीक, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका है और इस यहीं पर ये नामीबिया है। इसकी राजधानी नामीबिया की विंडहोक है। आबादी करीब 26 लाख है। अंग्रेजी बोली जाती है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर अंगोला हो गया, ठीक है, ये जाम्बिया हो गया, इधर बोत्सवाना हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया। अगला क्वेश्चन, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया 12 फरवरी 2025 को? आंसर होगा राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है। तो उसके वो मुख्य पुजारी थे, 85 ईयर के थे। 3 फरवरी को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, फिर 12 फरवरी को उनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन होगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया 1 फरवरी 2025 को। तो कौन से में चुनाव आयुक्त रह चुके हैं? आंसर का 16वें, ठीक है। 79 ईयर के थे नवीन चावला, 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KM चेरियन, उनका निधन हो गया 25 जनवरी 2025 को। तो उन्होंने भारत में कौन सी पहली सर्जरी की थी? आंसर होगा कोरोनरी बाईपास सर्जरी, ठीक है। और उनको भारत का पहला हार्ट और फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने का भी श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लतिका कट्ट, उनका निधन हो गया 25 जनवरी 2025 को। तो वह इनमें से क्या थी? आंसर को मूर्तिकार थी, 76 ईयर की थी। और सार्वजनिक व्यक्तित्व की जो विशालकाय मूर्तियां हैं उनको टेराकोटा, पेपर माचे, पत्थर, कांसे, इन सब से संवारने के लिए मशहूर थी वो, उनको जाना जाता है। और अब बारी है GI टैग के। GI टैग से रिलेटेड तमाम करंट अफेयर्स वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखते जाइए लगातार।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना वो आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप गूगल प्ले पर जाकर सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग, तो वो आपको मिल जाएगा। लोगो भी ध्यान रखिएगा, जो लोगो है वो ओके। और वो पीडीएफ जो है ना आपको मेंबरशिप प्लान के ज़रिए मिलेगा, आप आईएसपीसीएस मेंबरशिप या फिर बेसिक मेंबरशिप, जो कि 1 साल का होता है। और आपको इसके पीडीएफ के साथ साथ आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाएंगे। इस मेंबरशिप में खासियत ये है कि आपको जो करंट अफेयर्स है ना वो 2 साल के मिलते हैं, और वो और अगले 1 साल तक वो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलता है, और आपके अपने एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं हम। तो देख सकते हैं आप डिटेल वहाँ पर। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।